फाइनली हम एयरपोर्ट जा रहे हैं। आज लंदन की फ़्लाइट है, तो मेरा दोस्त मेरे साथ आया है मेरे को एयरपोर्ट ड्रॉप करने के लिए। आज 7 सितंबर है और कल G20 है और हमें आज सिक्योरिटी का सामना हो सकता है। बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी मिले हमें रास्ते में। रास्ता तो हमें क्लियर मिलेगा, सिक्योरिटी हमने देखनी है। अब सिक्योरिटी में हमें कोई प्रॉब्लम ना है एयरपोर्ट जाते टाइम, तो अगर कुछ होगा तो आपको वीडियो में दिखाएंगे G20 के टाइम पे एयरपोर्ट जाते टाइम क्या सिक्योरिटी वगैरह थी और हमें क्या प्रॉब्लम हुई या नहीं हुई। अब रास्ते में हम आपको बताएंगे। पूरी तैयारी चल रही है G20 की। G20 की सिक्योरिटी। ये सामने एयरपोर्ट आ चुका है T3 का। एयरपोर्ट आ चुका है टर्मिनल 3। फाइनली मैं एयरपोर्ट के अंदर आ चुका हूँ और हमें ऐसी कोई सिक्योरिटी नहीं मिली जो बोल रहे थे सिक्योरिटी बहुत होगी, सिक्योरिटी बहुत होगी। ऐसे कोई सिक्योरिटी नॉर्मल डेज़ की तरह रोड्स हैं और नॉर्मल तरीके की तरह आया हूँ। और मेरे साथ आया मेरा दोस्त मुझे छोड़ने के लिए, और मेरे साथ मेरी वाइफ जा रही है और मेरी मम्मी आई है मेरे को छोड़ने के लिए। और मैं आज जा रहा हूँ लंदन, और आज आपको रास्ते में दिखाऊंगा लंदन जाते टाइम क्या क्या चीज़ करनी होती है, वो सारा कुछ दिखाऊंगा आज आपको। एयरपोर्ट आने से पहले मैंने बोर्डिंग चेक इन कर ली थी, ये मैं साथ लेके आया था जिससे मेरा टाइम सेव हो जाएगा। अब मेरे को सिर्फ बोर्डिंग पास लेना है और इसमें मेरा टाइम सेव हो जाएगा। अंदर जाते ही मैं बताऊंगा बोर्डिंग पास कैसे लेना है और कहाँ जाना है। एयरपोर्ट के अंदर है हम और मैं अपनी बोर्डिंग पास के लिए जा रहा हूँ। आपने जब भी एयरपोर्ट के अंदर आना है, एयरपोर्ट के अंदर आते ही अपना जोन सी भी आपकी फ़्लाइट है, लाइक मेरी जैसे इंडिगो से है, इंडिगो जैसे मेरी इंडिगो की फ़्लाइट है और मेरे को इंडिगो से बोर्डिंग पास मिलेगा। इसमें क्या होता है एक्चुअली चेक इन करना पड़ता है, चेक इन का टाइम अलग से लग जाता है। मैंने चेक इन पहले करके आया हूँ ऑनलाइन, और मुझे सिर्फ यहाँ से बोर्डिंग पास इशू कराना है और अपना क्या कहते हैं ये बैग सबमिट करवाने हैं, और इससे ज़्यादा मेरा टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा। और उसके बाद इमिग्रेशन में जो टाइम लगेगा, अदरवाइज़ इसके अलावा कुछ टाइम नहीं लगेगा। ये आ गया इंडिगो काउंटर और मुझे यहीं से अब मेरा बोर्डिंग पास मिल जाएगा। एयरलाइंस बोर्डिंग पास के लिए इतनी लंबी लाइन है, कम से कम मेरे को 20-25 मिनट लग जाएंगे बोर्डिंग पास लेते हुए, यहाँ से अंदर टर्न करते हुए। यहाँ से मुझे यहाँ पर आने के बाद मेरे को बोर्डिंग पास मिलेगा, तो अभी थोड़ा वेट करना पड़ेगा। मेरे को 10 से 15 मिनट लग जाएंगे बोर्डिंग पास लेते हुए। इमिग्रेशन क्लियर हो चुकी है मेरी। अब मैं ड्यूटी फ्री के अंदर एंटर कर रहा हूँ अपनी फ़्लाइट के लिए। इमिग्रेशन में मेरे से काफ़ी सारी चीज़ें पूछी गई, लाइक आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ रुकोगे, और आपके पास जो होटल बुकिंग करी है, होटल बुकिंग की आपको इनवॉइस दिखाओ, कैसे पेमेंट करी है वो दिखाओ, क्रेडिट कार्ड आपके पास है तो क्रेडिट कार्ड दिखाओ, आप बैगेज कितने लेके जा रहे हो वो दिखाओ। क्योंकि एक्चुअली मेरी वाइफ का फ्रेश पासपोर्ट पे था और मेरा भी फ्रेश पासपोर्ट पे लंदन का वीज़ा था, फर्स्ट वीज़ा था लंदन का मेरे और मेरी वाइफ के पासपोर्ट पे। इसलिए काफ़ी सारी इमिग्रेशन में हमारे साथ क्वेश्चंस हुए, और इसके लिए मैंने अपनी और एक वीडियो बनाई है जिसमें आपको मैं पूरा क्लियर बताऊंगा इमिग्रेशन में क्या क्या पूछते हैं और हमें क्या क्या आंसर देने चाहिए। उसके लिए मेरी आप दूसरी इमिग्रेशन वाली वीडियो देखिए, जिसमें आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि आपको इमिग्रेशन में क्या क्या पूछ सकते हैं और आपको उस चीज़ के लिए प्रिपरेशन होनी चाहिए आपकी।
अब मैं जा रहा हूँ एयरपोर्ट लाउंज की तरफ। लाउंज के अंदर थोड़ा खाएंगे पिएंगे, फिर उसके बाद फ़्लाइट लेंगे। लाउंज एक्चुअली होते हैं, जिनको नहीं पता मैं उनको बता दूँ, लाउंज एटीएम कार्ड और क्रेडिट कार्ड के अंदर आपको लाउंजेस फ्री मिलते हैं, जिसके अंदर आप लाउंज के अंदर जाकर फ्री में खा सकते हैं, जिसके अंदर पर पर्सन 2 रुपीज़ कटते हैं। और लाउंज के अंदर आपको डोमेस्टिक लाउंज और इंटरनेशनल लाउंज दोनों मिलते हैं, और आपको पता करना पड़ेगा कि लाउंज आपके पास जो हैं वो डोमेस्टिक हैं या इंटरनेशनल हैं। कुछ एटीएम क्रेडिट कार्ड के अंदर ओनली डोमेस्टिक होते हैं, और किसी के अंदर डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लाउंज दोनों फ्री होते हैं। और ये चीज़ आपको अपने बैंक वालों से पता करना पड़ेगा या कस्टमर केयर से कंफर्म करना पड़ेगा आपके लाउंजेस कितने फ्री हैं, एनुअल होते हैं वो, और कितने फ्री हैं, और उसके अंदर आपको डोमेस्टिक है या इंटरनेशनल है या दोनों हैं, ये आपको कंफर्म करना पड़ेगा। ये लाइन है आपको एयरपोर्ट लाउंज के अंदर जाने के लिए। ये हमने अपनी पर्ची कटवा ली है और हम ये अंदर जा रहे हैं लाउंज के अंदर। ये पर्सन आपको वो रिसिप्ट देखेगा जो लाउंज के अंदर एंटर करने के लिए है, वो 2 रुपीज़ वाली जो आपको मैंने बताई थी। और ये लाउंज है। आप कहीं पे भी बैठ के कुछ भी खा सकते हो। इसके अंदर अगर आपको ड्रिंक करनी है वो भी फ्री है, अगर कोल्ड ड्रिंक लेंगे वो भी फ्री है। ब्रेड टोस्ट खा सकते हो, केक्स हैं, ये जूस मिल जाएंगे आपको। और ये अगर आप इडली सांभर खाना चाहें, इडली सांभर मिल जाएगा। ये फ्रूट्स हैं, फ्रूट लेना चाहें आप फ्रूट्स ले सकते हैं। और ये ब्रेड ऑमलेट है, बॉयल एग्स हैं, और पुलाव है। और आप यहाँ पर डोसा लेना चाहें डोसा ले सकते हैं। इडली सांभर कुछ भी आप लेना चाहें ले सकते हैं। बोर्डिंग पास तेरे को है ना? फ़्लाइट के अंदर एंटर होने से पहले आपके बोर्डिंग पास चेक होंगे। आपके बोर्डिंग पास के ऊपर ही आपका सीट नंबर लिखा होगा। सेकंड। एक्चुअली मेरी वाया फ़्लाइट थी इंडिगो से टर्की स्टे करके, और उसके बाद मेरी टर्की एयरलाइन से लंदन था। ये फ़्लाइट के अंदर है, आप अगर कुछ खाना चाहें तो कुछ भी खा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करके। ये मैंने काफ़ी चीज़ नोटिस करी, काफ़ी चीज़ों को लोगों को नहीं पता। ये सीट के पास जो बटन है, ये बटन प्रेस करने से आपकी सीट डिक्लाइन हो जाएगी पीछे को। और आप देखिए बाहर का व्यू। ये हमें ब्रेकफास्ट मिला था, एक ब्रेड और एक अमूल मक्खन की टिक्की, और ये आलू के परोंठे और सब्जी, और ये अंदर एक आलू की टिक्की।
और एक स्पून और कॉफ़ी, ये चीज़ हमें ब्रेकफास्ट के अंदर मिली थी। जो टर्की तक पहुंचने के लिए ये ब्रेकफास्ट था हमें। और ये हम टर्की पहुंचने वाले हैं। ये टर्की का व्यू है ऊपर से। टर्की में हमारी सिर्फ 2 घंटे की स्टे रहेगी और देन हम दूसरी फ़्लाइट लेंगे। और ये हम फ़्लाइट से बाहर जा रहे हैं। टर्की से हमें दूसरी फ़्लाइट लेनी है, टर्किश एयरलाइंस, लंदन के लिए। ये हम फ़्लाइट से बाहर आ चुके हैं। इसके अंदर मुझे दूसरी फ़्लाइट पहुंचने तक के लिए मेरे को काफ़ी प्रॉब्लम हुई। रीज़न ये है, टर्की के अंदर काफ़ी लोगों को इंग्लिश नहीं आती है, तो आप किसी से भी कंफर्म नहीं कर पाओगे कि आपको जाना कहाँ है और आपकी एयरलाइंस कौन से पिलर नंबर पे मिलेगी आपको। ये मुझे बहुत प्रॉब्लम फेस हुई टर्की के अंदर कि वहाँ पर इंग्लिश प्रॉब्लम है, इंग्लिश नहीं आती लोगों को, और आपको कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कोई बताने वाला नहीं है। और मेरे साथ काफ़ी ऐसे इंडियंस थे जिनको ये सेम प्रॉब्लम आ रही थी, जो अपनी एयरलाइंस तक नहीं पहुंच पा रहे थे। वो भी काफ़ी लोगों से पूछ रहे थे, बट यहाँ पर इंग्लिश ही नहीं आती। और यहाँ पर काफ़ी लोग ऐसे थे जो बात करना पसंद ही नहीं करते इंडियंस से। मैं इस वीडियो के अंदर आपको सारा कुछ बता दूंगा, आपको वहाँ पहुँचने के बाद कैसे कैसे कहाँ कहाँ जाना है। यहाँ से बाहर निकलने के बाद प्रॉब्लम फेस होती है, जो आपको कोई भी नहीं बताएगा आपने कहाँ जाना है। और आप किसी से बात करोगे जिसमें से 5 बंदों को इंग्लिश नहीं आती होगी और 3 बंदे वैसे बात करना पसंद नहीं करते यहाँ पर इंडियन से। मुझे लगा, ये मैंने फ़ील करा, क्योंकि काफ़ी सारे इंडियंस पूछ रहे थे और कोई रिप्लाई नहीं कर रहा था। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात, किसी को वाईफाई के लिए पूछ लो, वाईफाई का पासवर्ड क्या है, कैसे वाईफाई ऑन होगा, कोई हेल्प ही नहीं करता वाईफाई के लिए भी। ऐसे पर्सन है यहाँ पर, जो यहाँ का स्टाफ है वो भी वाईफाई के लिए हेल्प नहीं कर रहा था मेरे को। और काफ़ी सारे पर्सन वो परेशान हो रहे थे कि वाईफाई कैसे करना है, क्योंकि वाईफाई के अंदर इंग्लिश नहीं है, उसके अंदर टर्किश लैंग्वेज है, जिससे प्रॉब्लम फेस हो रही थी कि कहाँ कैसे कैसे करना है। वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर वो भी बताऊँगा, वाईफाई कनेक्ट कैसे करना है आप। रीज़न ये है क्योंकि जो वाईफाई जब आप ओपन करेंगे उसके अंदर भी टर्किश लैंग्वेज आएगी, इंग्लिश नहीं आएगी, तो आप जज नहीं कर पाएंगे इसके अंदर कैसे कैसे करना है। तो इस वीडियो के अंदर आपको बहुत अच्छे से गाइड करूँगा वाईफाई कैसे कनेक्ट करना है और आपको कहाँ कहाँ कैसे कैसे जाना है। Caution, you are reaching the end of the travelator. आगे आने के बाद आपको ये कंफर्म करना है जो आपकी फ़्लाइट है वो फ़्लाइट आपकी कहाँ आ रही है और किस पिलर नंबर पे आ रही है। वो आपको पता लगेगा इस स्क्रीन के अंदर। जो आपका बोर्डिंग पास है उस बोर्डिंग पास के अंदर फ़्लाइट नंबर लिखा होता है, और आप इस जब स्क्रीन के पास जाएंगे उस फ़्लाइट नंबर के पास आपका पिलर नंबर लिखा होगा, इस पिलर नंबर पे आपकी फ़्लाइट आएगी। तो आपने वो पिलर नंबर देख के और वो उस पिलर नंबर के पास जाना है अपनी फ़्लाइट के लिए। मेरे 2 घंटे की स्टे थी यहाँ पर, बट मुझे एक फ़्लाइट से दूसरी फ़्लाइट पहुँचने तक 2 घंटे लग गए थे। आप जब भी अपना टर्की के अंदर आएँ और अगर आपकी वाया फ़्लाइट है, मतलब स्टे है टर्की के अंदर, तो आप कम से कम 2.5 या 3 घंटे का आप स्टे रखें यहाँ पर,
क्योंकि मुझे एक फ़्लाइट से दूसरी फ़्लाइट पहुंचने में बिना रुके 2 घंटे लग गए एक फ़्लाइट से दूसरी फ़्लाइट में पहुंचने के लिए। तो ये नहीं है कि आप अगर एक फ़्लाइट से दूसरी फ़्लाइट तक पहुंचने में अगर आपको थोड़ी सी भी देरी हो गई और आपकी फ़्लाइट मिस हो जाएगी, तो इसलिए आप हमेशा स्टे यहाँ पर 2.5 या 3 घंटे का मिनिमम रखें। क्योंकि यही अगर फ़्लाइट मेरी लेट हो जाती, मैं फ़्लाइट तक ना पहुँच पाता, तो मेरी फ़्लाइट निकल जाती। तो इसलिए आप स्टे जब भी आएँ टर्की के अंदर थोड़ा स्टे 2.5 से 3 घंटे का रखें। यहाँ से आपको नीचे को जाना है जहाँ लिखा हुआ है वेलकम टू इस्तांबुल। मुझे भी नहीं पता था कि मैं सही जा रहा हूँ या गलत जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे और कोई रास्ता मिल नहीं रहा था और सब वैसी की तरफ जा रहे थे। तो मैंने कहा मैं भी उसी साइड चलता हूँ, क्या पता नीचे जाके पता लग जाए कि हमें कहाँ जाना है, क्योंकि और दूसरी जगह रास्ता भी नहीं था। वैसे टर्की का एयरपोर्ट बहुत अच्छा था और यहाँ से ऊपर से मैं नीचे आया था। ये एक्चुअली मोमडन कंट्री है, तो आपको यहाँ पर ज़्यादातर मोमडन्स ही मिलेंगे। आपको नीचे आने के बाद बिल्कुल सीधे चलते रहना है, कहीं नहीं आपको लेफ़्ट या टर्न कहीं पे नहीं होना, आपको सीधे चलते रहना है। हमारे बैगेजेस तो नहीं मिल रहे हैं। भाजी थोड़े बैग सीधा थोड़ी फ्लाइट्स मिलनी है ना। हाँ जी। बोर्डिंग पास वगैरह चेक करवानी है। हाँ। चेकिंग वगैरह सब कुछ हुई, दोबारा चेकिंग होने के बाद दोबारा हम फिर अगेन जा रहे हैं अपनी फ़्लाइट के लिए। यहाँ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, इनको इंग्लिश प्रॉपर नहीं आती है और कोई
बात नहीं करता, जवाब नहीं देता। हम वहाँ से सामने से आए हैं, हम ऊपर जा रहे हैं। ऊपर पहुँचने के बाद मैं आपको एक और चीज़ बताऊँगा जिससे आपको कुछ शॉकिंग होगा कि ये क्या था। ये स्पोर्ट से रिकन्फर्म अपना फ़्लाइट नंबर देख के और अपना पिलर कंफर्म। और ये है टर्की का एयरपोर्ट। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चलना पड़ा हमें अपनी एयरलाइंस पहुँचने के लिए। एयरपोर्ट काफ़ी अच्छा था, आप खुद ही देख रहे होंगे, एयरपोर्ट काफ़ी अच्छा है इसका। So where is B7? Don't know. Turn on the right. Okay, thank you sir. Vai, בהצלחה. ये सामने ब्लू कलर का बोर्ड है, इसमें लिखा होता है आपने AB पिलर जाना है तो इस साइड जाना है, CD पिलर जाना है तो इस साइड जाना है। तो ये आपको बहुत हेल्प करेंगे आपके पिलर के पास पहुंचने के लिए जहां से आपकी फ़्लाइट आपने लेनी है। आप सिर्फ अपना बोर्डिंग पास से अपना जब अपना फ़्लाइट नंबर से कंफर्म करेंगे कि आपकी टिकट कौन से पिलर पे आ रही है, तो उस पर लिखा हुआ ABCD। तो आपने यही जो ब्लू है ना बोर्ड, Ma'am, where is B7? End of stall and go down. End of stall.
काफ़ी सारा चलने के बाद अब हम नीचे जा रहे हैं। ये हम काफ़ी सारा रास्ता कवर करने के बाद हमें नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद आपने वही ब्लू बोर्ड फॉलो करना है कि आपका बी पिलर कहाँ है, ए पिलर कहाँ है, या सी या डी, जो भी आपका पिलर है आपको उस बोर्ड के थ्रू आपने उस साइड जाना है, राइट जाना है या लेफ़्ट जाना है। जैसे कि मेरा बी पिलर है तो मुझे लेफ़्ट हैंड साइड पे जाना है। और जो आप ऊपर देख रहे हैं ना, मैं वो ऊपर वाले रास्ते से सीधा जाकर नीचे आया हूँ, नीचे से फिर ऊपर गया हूँ, ऊपर से फिर नीचे आया हूँ। इतना लंबा रास्ता था जो आप ऊपर देख रहे हैं, मैं ऊपर से निकला हूँ और ये काफ़ी लंबा रास्ता घूम के आया हूँ मैं। Excuse me. No, I wasn't delayed. Mine was booked like that. इतना लंबा रास्ता करने के बावजूद जब मैं अपने पिलर नंबर पे पहुंचा जहां से मुझे फ़्लाइट मिलनी है, और आने के बाद जब मैंने देखा यहाँ इतनी लंबी लाइन थी, और इस लाइन को कवर करने के बाद अंदर चेकिंग होगी दोबारा आपके बैग्स की, दोबारा चेकिंग, जबकि अब पीछे चेकिंग हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है, तब भी दोबारा चेकिंग होगी। अब मैं फ़्लाइट के अंदर जा रहा हूँ अपनी टर्किश एयरलाइंस, जो हमें लंदन लेके जाएगी, और यहाँ से हमें टर्की से लंदन पहुँचने में लगेंगे 6 घंटे, और हमें दिल्ली टू इस्तांबुल पहुँचने में लगे हैं 4.5 घंटे। फ़्लाइट के अंदर काफ़ी रश था। ये साइड पे फ़्लाइट के नंबर लिखे होते हैं, सीट नंबर लिखे होते हैं, आपने कौन सी सीट पे बैठना है वो सब कुछ लिखा होता है। जैसे सीट नंबर लिखा होता है ABCD, आप यहाँ से आप चेक कर सकते हो, दोनों साइड होता है AB नंबर। तो आपने सिर्फ ये नंबर चेक करना है, आपका टिकट नंबर कितना है, 32, 35, 34। उसके बाद आपका लिखा होगा ABC, कुछ भी आपका नंबर लिखा होगा, आपने उस नंबर के अकॉर्डिंग अपनी सीट पे बैठ जाना है। मेरी सीट के पास ये पिलो था, और ये एक हैंड फ्री थी जो मैं यूज़ कर सकता हूँ मूवी देखने के लिए, और किसी को डिस्टर्बेंस ना हो इसलिए हैंड फ्री मिलती है। और ये स्क्रीन है जिसके अंदर आप गेम्स खेल सकते हैं, मूवीज़ देख सकते हैं,
कार्टून्स देख सकते हैं और फ़्लाइट का पूरा बताते हैं कि फ़्लाइट कितनी देर में पहुंचेगी और पूरा मैप दिखता है इसके अंदर। और ये इसके अंदर ये था जो फ़्लाइट के अंदर समझाते हैं कि आपको अगर पानी के अंदर जहाँ चला जाए जहाँ ऑक्सीजन कम हो, ये पूरा चार्ट था। और ये देख सकते हैं मूवीज़ हैं, टीवी प्रोग्राम्स हैं, किड्स हैं, म्यूज़िक है, गेम्स हैं, माय फ़्लाइट है। स्क्रीन थोड़ी सी टच कहाँ हो रही थी। और फिर मैंने गेम्स सोचा, मैंने कल गेम्स खेलते हैं। तो ये मैंने गेम खेली थोड़ी देर, बट स्क्रीन अच्छी चल नहीं रही थी और रिमोट में भी काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी। फिर मैंने थोड़ी देर गेम खेली। फिर मैंने मूवी देखने का प्लान करा और मैंने कहा मूवी देखते हैं। हिंदी मूवी कुछ ख़ास नहीं थी तो फिर मैंने इंग्लिश मूवी लगाई। और हैंड फ्री जब आप यूज़ करेंगे तो हैंड फ्री आपने जो ये साइड में है इसके अंदर हैंड फ्री लगानी है, फ्रंट में कहीं पे भी ऑप्शन नहीं है। और खाने में मेरे को ये मील मिला, ये ब्रेड मिली, मक्खन मिला और ये पास्ता था, फ्रूट मिले और जूस, लस्सी सब कुछ मिला मेरे को। आप जो भी लेना चाहें ले सकते हैं। अगर आप बियर लेना चाहें, रेड वाइन लेना चाहें वो भी मिल जाती है फ़्लाइट के अंदर। टर्की एयरलाइन में काफ़ी अच्छी फैसिलिटी थी। और ये फाइनली हम लंदन पहुंच चुके हैं और लंदन के लिए हम बाहर जा रहे हैं, हीथ्रो एयरपोर्ट जा रहे हैं। हीथ्रो एयरपोर्ट पे भी काफ़ी चलना पड़ा बाहर जाने के लिए। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, और रीज़न ये है यहाँ पर इंग्लिश हर कोई इजीली समझ लेता है। तो यहाँ पर सिर्फ मैंने एक बार कंफर्म करा बस और इजीली मैं बाहर चला गया। At the end of the conveyor. Caution, you are approaching the end of the conveyor. आप लंदन का हीथ्रो एयरपोर्ट देखिए, बहुत ही सुंदर हीथ्रो एयरपोर्ट है। ये बाहर जाने के लिए अराइवल लिखा हुआ है, आपने इसी को फॉलो करना है जब एयरपोर्ट पहुंच जाए तो। यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा चलना पड़ता है, मुझे पता नहीं था कि यहाँ पर भी इतना चलना पड़ेगा।
मैं और मेरी वाइफ तो चल चल के परेशान ही हो गए थे। बस सर हमें खुशी थी कि फाइनली हम लंदन पहुंच चुके हैं। तो लंदन पहुंचने की खुशी थी और इसकी वजह से थोड़ा फील भी नहीं हो रहा था हम इतना चले हैं। और यहाँ पर भी काफ़ी इमिग्रेशन में मेरे से क्वेश्चंस पूछे गए कि आप कहाँ कहाँ यहाँ पर घूमेंगे, क्योंकि बिकॉज़ मैं यहाँ पैकेज के थ्रू नहीं गया था। तो उन्होंने पूछा कहाँ कहाँ घूमेंगे, आप होटल बुकिंग दिखाइए और आप कितने दिन के लिए स्टे कर रहे हैं यहाँ पर, आपका यहाँ पर कोई रिलेटिव है नहीं है। तो यहाँ पर भी मेरे को सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट क्वेश्चंस पूछे, नॉर्मली 5-6 क्वेश्चंस पूछे थे। पर इंडिया में मेरे को काफ़ी सारा इमिग्रेशंस में पूछा गया था। इंडियन ये बैगेज एरिया में मैं आ गया हूँ। इमिग्रेशन मेरी क्लियर हो चुकी है और यहाँ पर भी मुझे अराउंड 1 घंटा लग गया बैग लेने में बहुत टाइम लग रहा था। बैग मेरा बहुत ज़्यादा लेट आया, तो हमें 1 घंटा तो सिर्फ बैगेज कलेक्ट करने में ही लग गया। बैग कलेक्ट करने के बावजूद भी हमें इतना चलना पड़ा यहाँ पर, और हमें खुद शौक दे के ये रास्ता ख़त्म ही नहीं हो रहा, कब हम बाहर निकलेंगे। इतना लंबा एयरपोर्ट है, इमिग्रेशन होने के बावजूद भी हमें काफ़ी चलना पड़ा। उससे पहले भी काफ़ी चलना पड़ा और इमिग्रेशन क्लियर होने के बाद भी काफ़ी चलना पड़ा। ये जो आप लाइन देख रहे हैं ये काफ़ी लंबी लाइन है। अब हमें एयरपोर्ट से ओस्टर कार्ड बनाना था, जो यहाँ पर ट्रैवल के लिए यूज़ होता है। आप ट्रेन, बसेस, मेट्रो सब में यूज़ कर सकते हो वो ओस्टर कार्ड। तो ओस्टर कार्ड के लिए मैं एक और अलग से वीडियो मैंने डाली हुई है, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। उसमें क्या बैलेंस होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, उसके अंदर मैं आपको सब कुछ बताऊँगा। फाइनली हमारी डेस्टिनेशन हमें नज़र आई और हम बाहर पहुंचने वाले थे 5 से 10 मिनट के अंदर। जब भी आप लंदन आएँ तो स्पोर्ट शूज़ लेके आएँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत चलना पड़ता है एयरपोर्ट्स पे और अपना लंदन के अंदर काफ़ी चलना पड़ता है। तो इसलिए आप हमेशा स्पोर्ट शूज़ लेके ही ट्रैवल करें, क्योंकि आप नॉर्मल शूज़ के अंदर और गर्ल्स जो हील्स हैं वो कभी पहन के ट्रैवल ना करें, क्योंकि काफ़ी चलना पड़ता है। तो स्पोर्ट शूज़ बेस्ट हैं एयरपोर्ट के लिए तो, और लंदन के बाहर घूमने के लिए तो।
हम एयरपोर्ट से बाहर निकलने वाले थे, तो हमें हर बार लग रहा था कि अब ख़त्म हो जाएगा, अब ख़त्म हो जाएगा, बट एयरपोर्ट काफ़ी बड़ा है, हीथ्रो एयरपोर्ट। वो कहते कि तुझे तो कब के हम जा रहे हो, वापस नहीं आना तुझे। तो जान ही नहीं रहे थे, अब ये 45 मिनट यहाँ से बाहर निकलने के बाद ये एयरपोर्ट है और आपको राइट हैंड साइड पे जाना है। यहाँ से आपको लिफ्ट मिलेगी, लिफ्ट लेके आपको नीचे जाना है। ये हम अब राइट को लेना है और वो सामने लिफ्ट है जहाँ पर लोग खड़े हुए हैं काफ़ी। लिफ्ट के लिए काफ़ी रश है, तो मेरा तीसरा नंबर आया लिफ्ट के अंदर। Door closing. Door opening. Door closing. नीचे आने के बाद आपको राइट हैंड साइड पे जाना है अपना ओस्टर कार्ड के लिए। आप जब भी लंदन में आएँ तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, आप कैश तो लेके आ रहे हैं तो अपने साथ फॉरेस्ट कार्ड ज़रूर लेके आएँ, वो आपकी बहुत जगह हेल्प करेगा फॉरेस्ट कार्ड। तो मुझे कार्ड एक्टिवेट का नहीं पता था कैसे एक्टिवेट होगा, तो ये पर्सन थे, पाजी थे, तो इन्होंने मुझे हेल्प करी फॉरेस्ट कार्ड के लिए। पैसे कितने नहीं पैसे कौन है आके पता कार्ड भी चाहिए कार्ड में मिलूगा तो पैसे कौन है अंदर के पत्ते जो आप पैसे लेने कहा देना कितने कौन है पैसे का ला कितना कौन पैसे का ला And then you're going to take a bus. So £1.75 for the bus. So that will be another way. You can pay by cash or card. Okay. Yes. Go ahead. बैलेंस 25 हाँ जी अगर हो रहा है बैठा चला देता कार्ड के अंदर 50 पाउंड डालने के बाद मैंने 30 पाउंड इसके अंदर एक्स्ट्रा करवा दिए कि मुझे ये 7 दिन के अंदर प्रॉब्लम ना हो और रिचार्ज कराने के लिए फिर मैं कहाँ जाऊँगा, तो इसलिए मैंने 80 पाउंड अपने और अपनी वाइफ के ओस्टर कार्ड में डलवा दिए। बट मुझे बाहर जाकर पता लगा, जिस जगह पे मैं ठहरा था वहाँ पर शॉप्स थी जो रिचार्ज करती हैं, हर मेट्रो स्टेशन पे रिचार्ज वाला सिस्टम है, तो ये मेरे को थोड़ा सा नॉलेज नहीं थी, इस वजह से मैंने 80 रुपीज़ डलवाए। तो आप इतने बैलेंस मत डलवाइए, और जो मेरी वीडियो है ओस्टर कार्ड, उसमें मैं आपको बताऊंगा कितना बैलेंस होना चाहिए और क्या क्या यूज़ होता है ओस्टर कार्ड का, वो सारी डिटेल मैं आपको बताऊंगा। मेरे भी कौन है ये मेरे पास फॉरेस्ट कार्ड था जिसके थ्रू मैंने अपने ओस्टर कार्ड इशू करे थे।
इसके अंदर मैं 700 पाउंड लेके गया था और मैं कैश लेके गया था अलग से। ये फाइनली हमारे दोनों कार्ड इशू हो गए 80 पाउंड्स के, और हम अब यहाँ से बाहर निकले। बाहर जाने के लिए आपको ऊपर ये लेफ्ट हैंड साइड पे आपको लिफ्ट लेनी पड़ेगी जो आपको ऊपर लेके जाएगी। बटन प्रेस कर दे। ये लिफ्ट से बाहर निकलने के बाद फाइनली मुझे रोड्स नज़र आ गई लंदन की, और मुझे बहुत खुशी हुई कि फाइनली मैंने एयरपोर्ट की डेस्टिनेशन कंप्लीट कर दी। एयरपोर्ट मेरा कंप्लीट हो गया चल कर, और ये यहाँ से जो एग्ज़िट का था एग्ज़िट सी, और यहीं से मुझे बाहर निकलना था लंदन के लिए। और फाइनली मैं बाहर आ चुका हूँ लंदन में। वेलकम टू लंदन मेरा हो चुका था, और यहीं से बसेस मिलेंगी। अगर आप टैक्सी लेते हैं तो टैक्सी में मैं साउथ हॉल गया था तो मेरा 70 पाउंड्स दिखा रहा था टैक्सी के अंदर, और फिर मैंने टैक्सी से अच्छा बस ज़्यादा बेटर थी मेरे लिए। बस के अंदर 1.25 पाउंड लग रहे थे, और मेरे और मेरी वाइफ के मिलाकर 2 पाउंड 50 सेंट लगे मेरे। अराउंड आप लेके चल सकते हैं 250 रुपये लगे हमारे, और अगर हम टैक्सी में जाते तो हमारे 7000 रुपये लगते। तो मेरे को बस ज़्यादा बेटर लगी। 250 रुपये और 7000 रुपये काफ़ी मैटर करते हैं, और छोटा अमाउंट होता है अगर 1000 2000 होता है 3000 होता है तो समझ आता है। 7000 और 250 रुपये बहुत डिफरेंस है अमाउंट के अंदर। तो फिर मैंने बस ही ज़्यादा सजेस्ट करा, और बस में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई कि मुझे लगेज रखने में, बैग रखने में कोई प्रॉब्लम हुई है, या चढ़ने में उतरने में कोई प्रॉब्लम हुई है। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा आप जब भी आएँ तो बस पे ही ट्रैवल करें। टैक्सी आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप टैक्सी भी कर सकते हैं, बट जो अमाउंट का डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा, तो मुझे नहीं समझ लगती कि टैक्सी ज़्यादा बेटर है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट एंड शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे कि आप मेरी न्यू वीडियोस देखते रहें और नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। अलविदा मेरे दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम आपको।